Hello friends, today we will learn something on the welding defects. This is our last lecture over welding techniques. जैसे कोई भी काम करते हैं तो हम उसका एनालिसिस करते हैं कि वो काम में क्या कमी रह गई और जब हम वो काम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो उसमें क्या हम चेंजेस या क्या सुधार ला सकते हैं. On this criteria, we will discuss in the welding chapter and the topic name is welding defects. The same way जो मैंने पहले बताया कि जैसे हम कोई काम करते हैं, यहाँ पे वो काम कौन सा है, वेल्डिंग करने का. तो वेल्डिंग करने के बाद मतलब मैं ये बात एक एक जॉब करने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ. आप जब भी वेल्डिंग करते हो या वेल्डर जब भी वेल्डिंग करता है तो वेल्डिंग हो जाने के बाद में वो कंपोनेंट जो उसने वेल्ड किया उसमें क्या क्या खराबी हुई या उसको वेल्डिंग करने के दौरान क्या तकलीफ़ हुई वो हम डिस्कस करेंगे. और वो तकलीफ़ होती है उसका मतलब वेल्डर को तकलीफ़ हुई, उसके कारण वेल्डिंग जो प्रैक्टिकल किया उसने, जो उसने वेल्डिंग का जो काम किया उसमें वो तकलीफ़ के कारण क्या क्या डिफेक्ट्स हुआ वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई एम गिविंग यू जस्ट ब्रीफ अबाउट द इंट्रोडक्शन. वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या होता है. वेल्डिंग डिफेक्ट्स आर जनरेटेड इन ए वेल्डिंग जॉब ड्यू टू द फॉल्टी और पुअर टेक्निक यूज बाय द इनएक्सपीरियंस और अनस्किल्ड वेल्डर. जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रेज किया है, ये क्या है, तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स कब जनरेट होता है वेल्डिंग जॉब में, जब उसका जो टेक्निक यूज़ करने का है वो उसने टेक्निक सही तरह से यूज़ नहीं किया है. वो टेक्निक कौन सा मशीन यूज़ करना चाहिए, कौन सा उसका टेम्परेचर रखने का है, कौन सा गैस यूज़ करने का है, कितना करंट रखना है, कितना डिस्टेंस रखना है, कौन सा वेल्डिंग रोड यूज़ करना है, कौन सा गैस यूज़ करना है, दिस ऑल आर द टेक्निक्स. एंड दूसरा उसमें टॉपिक क्या हुआ, पॉइंट क्या है, इन एक्सपीरियंस और अनस्किल्ड वेल्डर. या सब कुछ सही हमने यूज़ किया है, सब टेक्निक सही है, सब मशीन सही है, वेल्डिंग रोड सही है, गैस सही है, वेल्डिंग रोड का डायामीटर सही है, फ्लेम का टेम्परेचर सही है, सब कुछ सही है, लेकिन ये काम करने वाला जो वेल्डर है उसके पास वो यूज़ करने का नॉलेज नहीं है. सो बेसिकली दो चीज़ उसमें आती है, एक तो पुअर टेक्निक्स एंड सेकेंड वन इज़ द इनएक्सपीरियंस और अनस्किल्ड वेल्डर. बराबर. और तीसरा चीज़ क्या आता है, एंड ड्यू टू फंडामेंटल डिफ़िकल्टीज इन द वेल्डिंग ऑपरेशन. अगर आपने टेक्निक भी सही यूज़ किया है, आपका वेल्डर भी नॉलेजेबल है, उसको वेल्डिंग करना पूरा आता है, लेकिन जो फंडामेंटल डिफ़िकल्टीज़ है, फंडामेंटल डिफ़िकल्टीज़ मतलब वो कहाँ पे काम करता है, वो ऑन द जॉब मतलब मशीन लाइव है और काम कर रहा है, वो रूफ पे काम कर रहा है, वो सेलर में काम, सेलर मतलब जो ग्राउंड लेवल है उसके नीचे का लेवल में काम कर रहा है, ये सब फंडामेंटल डिफ़िकल्टीज़ है. वो अंधेरे में काम करता है, वो जहाँ पे उसका एयर वेंटिलेशन कम है वहाँ पे काम करता है, ये सब फंडामेंटल डिफ़िकल्टीज़ है. सो वेल्डिंग डिफेक्ट्स जनरेट होने का 3 मेजर रीज़न है. एक तो उसका टेक्निक पुअर यूज़ किया है या इनप्रॉपर टेक्निक यूज़ किया है, सेकेंड वन इज़ द अनस्किल्ड वेल्डर है, एंड थर्ड वन इज़ द फंडामेंटल डिफ़िकल्टीज़ है. ये 3 कारण वेल्डिंग जॉब में डिफेक्ट्स आता है. एंड आइडल वेल्ड और गुड वेल्ड शुड बी सच दैट adequate fusion exit between the filler metal and edge preparation together with good penetration. अच्छा वेल्ड किसको बोलते हैं कि फ्यूज़न उसका अच्छा हो. किसका फ्यूज़न मतलब जो फिलर मेटल है और एज प्रिपरेशन है उसमें, बराबर, और उसका पेनिट्रेशन सही तरह से किया हुआ हो, उसको हम अच्छा वेल्ड या गुड वेल्ड बोलते हैं. बराबर. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स. वेल्डिंग डिफेक्ट्स के टाइप्स कौन से हैं. सो बेसिकली देखे जाए तो उसके 2 टाइप है. एक तो एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट्स एंड
जो एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या है कि जो हम आप सरफेस के ऊपर हम देख सकते हैं कि अभी वेल्डिंग हो गया, उसके बाद में ये सब डिफेक्ट उसमें आया हुआ है. एंड सेकेंड वन इज़ द इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स. ये इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट्स है वो हम देख नहीं पाते हैं. वो कब देख पाते हैं? जब वेल्डिंग ठीक नहीं हुआ है और उसके कारण वो स्ट्रक्चर में या वो फैब्रिकेशन जो भी काम किया है उसमें ब्रेकेज आता है, तो उसके बाद में हम देख सकते हैं कि ये ब्रेकेज क्यों हुआ, क्यों इम्प्रॉपर या पुअर वेल्डिंग के कारण हुआ. सो देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स. External welding defects, defects occur on the upper surface of the welded work, and second one is the internal welding defects, that is defects occur under the surface of the welded work. बराबर. Now हम बारी बारी अलग अलग टाइप का जो डिफेक्ट्स है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और ये वेल्ड डिफेक्ट्स का डिस्कस भी करेंगे, उसके कॉजेज मतलब कारण क्या है वो भी बात करेंगे, और वो कारण को उसका रेमेडीज़ क्या है मतलब उसके उपचार क्या है वो भी हम बात करेंगे. सो नंबर वन डिफेक्ट इज दैट इज़ द इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन. जैसे मैंने फिगर में दिखाया हुआ है, दो फिगर दिया हुआ है. एक तो लेफ्ट साइड में जो वेल्ड किया हुआ है वो पूरा जो वेल्ड किया है उसमें ब्लैक पोर्शन है, वहाँ पे वेल्ड किया है, एंड थोड़ा पोर्शन जो है वहाँ पे वाइट है. दैट इज़ द इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन. सेकंड जो राइट हैंड साइड का फिगर है उसमें ऊपर सब वेल्डिंग किया हुआ है लेकिन नीचे वेल्डिंग नहीं पहुँचा है. दैट इज़ द इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन. सो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन अकर्स व्हेन द डेप्थ ऑफ वेल्डेड जॉइंट इज इनसफिशिएंट. मतलब ये जो डेप्थ है वेल्डिंग जॉइंट का वो पूरा नहीं है. दैट इज ड्यू टू दैट इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन अकर. पेनिट्रेशन क्या होता है? तो पेनिट्रेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस प्लेट टॉप सरफेस टू द मैक्सिमम एग्जिट ऑफ द वेल्ड नगेट. मतलब ये जो वेल्ड का जो थिकनेस है वो पेनिट्रेशन उसको बोलते हैं. सो ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है. उसके कॉजेज़ कौन कौन से हैं? तो कॉजेज़ में सबसे पहला है इम्प्रॉपर जॉइंट्स. जो दो जॉइंट्स करना है वो प्रॉपर नहीं है. टू लार्ज रूट फेस या रूट गैप. रूट गैप बहुत ज़्यादा है या रूट फेस बहुत ज़्यादा है. रॉन्ग होल्ड पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रोड. आपने इलेक्ट्रोड का जो पोजीशन पकड़ना है वो ठीक तरह से उसका जो पोजीशन होना चाहिए वो नहीं रखा है. टू लार्ज इलेक्ट्रोड डायमीटर एंड लॉन्गर आर्क लेंथ. आपका जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर आपको यूज़ करना है उसके बदले उससे आपने ज़्यादा डायमीटर का इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, उसके कारण भी ये हो सकता है. या जो आर्क लेंथ है वो भी आपने थोड़ा ज़्यादा रखा है. लेस आर्क करंट एंड फास्टर आर्क ट्रैवल स्पीड. मतलब आर्क करंट जो रखना है वो आपने कम रखा है, और जो ट्रैवल स्पीड है मतलब वेल्डिंग का जो आप जो लंबाई में वेल्डिंग करना है वो कंटिन्यूस थोड़ा फास्ट करते हैं, उसके कारण आपको ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो सकता है. एंड इनकरेक्ट पोलैरिटी वाइल वेल्डिंग विथ डीसी. डीसी मतलब डायरेक्ट करंट से आप जब आप वेल्डिंग करते हो तो आपने पोलैरिटी सही यूज़ नहीं किया है. दिस आर द कॉजेज फॉर द इनकम्प्लीट पेनिट्रेशंस. नाउ हम देखेंगे कि ये जो कॉजेज है उसका रेमेडीज़ मतलब उसके उपचार कौन से हैं. तो उसके उपचार है इंक्रीजिंग द हीट इनपुट. हीट इनपुट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा. रिड्यूसिंग ट्रैवल स्पीड ड्यूरिंग वेल्डिंग. जो आप फास्ट ट्रैवल स्पीड करते हो उसके बदले आपको उसको कम रखना पड़ेगा. एंश्योरिंग दैट द सरफेस टू बी जॉइंट फिट प्रॉपरली. आपने जो दो सरफेस को ज्वाइन करना है वो ठीक तरह से आपने उसको फिक्स किया हुआ है. एंड चेंजिंग द जॉइंट डिज़ाइन. ये सब करने के बाद भी अगर आपका ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है तो आपको जो जॉइंट करना है वो उसका डिज़ाइन, जैसे लैप है तो लैप जॉइंट्स में से आप बट जॉइन कर सकते हो. इस तरह से आपको जॉइंट का डिज़ाइन आपको चेंज करना है. बराबर. नाउ सेकंड डिफेक्ट्स दैट इज़ इंक्लूजन. इंक्लूजन क्या होता है? तो दिस इज मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्लैग और एनी अदर फॉरेन मटेरियल. मतलब
आपने जो वेल्डिंग जो किया है उसमें स्लैग है या कुछ दूसरा मटेरियल है उसमें है, दैट इज नोन एज ए इंक्लूजन, विच डज नॉट गेट a chance to float on the surface of the solidifying weld metals and thus gets entrapped inside the same. मतलब आप जब भी वेल्डिंग करते हो तो जो भी स्लैग है, स्लैग मतलब जो आप वेल्डिंग करने के बाद उसके ऊपर पोपड़ी जो या पतरी जो जम जाती है वो उसके अंदर चली जाती है, उसको हम स्लैग बोलते हैं, या दूसरा कुछ फॉरेन मटेरियल्स, या आपने वेल्डिंग करते तो आपने उसको ठीक तरह से क्लीन नहीं किया है, वो मटेरियल वेल्डिंग के दौरान अंदर चला जाता है, बराबर है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब आप वेल्डिंग करते हो तो वो मेटल मेल्ट होता है, तो वो एक्चुअल में वो फॉरेन मटेरियल या स्लैग वो जो मेल्ट किया हुआ मटेरियल उसके ऊपर तैरना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। जो नहीं होता, जो मतलब उसके ऊपर नहीं आता है, जो अंदर रह जाता है, उसके कारण उसका इंक्लूजन का डिफेक्ट होता है। इंक्लूजन लोअर द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट्स एंड मेक्स इट वीकर। ये अगर आपका वेल्डिंग जॉइंट में अगर इंक्लूजन होता है तो जो जॉइंट है वो वीकर हो जाता है या उसका टूटने का चांसेस जल्दी हो जाता है। सो दैट इज नोन एज द इंक्लूजन। उसके कारण क्या क्या है, कॉजेज ऑफ द इंक्लूजन? टू हाई और टू लो आर्क करंट आपने ज़्यादा भी रखा है उससे भी आ सकता है, या ज़रूरत से कम रखा है तो भी आ सकता है। लॉन्ग आर्क एंड टू लार्ज इलेक्ट्रोड डायमीटर, आर्क लेंथ आपका लंबा है और इलेक्ट्रोड डायमीटर आपने उसका ज़रूरत से ज़्यादा डायमीटर का यूज़ किया है। उसमें ऐसे कैसे होता है, तो अगर इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर आपने ज़्यादा रखा है तो इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स होता है, जब आप वो मेल्ट होता है तो वो फ्लक्स उसके ऊपर तैरता है और कभी कभी वो अंदर भी चला जाता है, उसके कारण इंक्लूजन होता है। द टू स्मॉल इंक्लूडेड एंगल ऑफ द जॉइंट, insufficient chipping and cleaning of previous passes in the multipass welding। दूसरा कारण क्या है कि हर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो भी थिकनेस में वेल्डिंग करना है वो एक ही पास में हो जाए। फॉर एग्जांपल आपका जो दो प्लेट है वो वेल्ड करना है, उस दोनों प्लेट का आपका थिकनेस है 25 mm। अगर 25 mm तक का आपको डेप्थ में वेल्डिंग करना है तो वो एक पास में पॉसिबल नहीं होता है, तो आप 2 या 3 पास में करेंगे। तो एक पास वेल्डिंग हो जाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर चिपिंग ऑफ या उसके ऊपर जितने भी मटेरियल जो भी आपका स्लैट्स या जो भी इंक्लूजन्स हुआ है वो आपको क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने क्लीन ठीक तरह से नहीं किया है तो दूसरा वेल्डिंग आप जब उसके ऊपर करेंगे तो वो मटेरियल जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो उसके अंदर रह जाता है, उसके कारण ये इंक्लूजन हो सकता है। एंड लास्ट वन इज द रॉन्गली प्लेस ट्रैक वेल्ड्स। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द इंक्लूजन। उसकी रेमेडीज क्या है, तो रेमेडीज है क्लीनिंग द वेल्ड बेड सरफेस बिफोर द नेक्स्ट लेयर इज डिपोजिटेड। दूसरा लेयर का वेल्डिंग करते हैं उससे पहले आपको फर्स्ट लेयर जो वेल्डिंग किया है उसको आपको ठीक तरह से वायर ब्रश से या दूसरा कोई भी जो भी साधन है उसको आपको ठीक तरह से साफ करना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग सफिशेंट सील्डिंग गैसेस। सील्डिंग गैसेस क्या होता है कि अगर जब भी आप वेल्डिंग करते हैं और सील्डिंग गैस आपने यूज़ नहीं किया है तो जो वेल्डिंग का टॉप का सरफेस है उसके ऊपर ऑक्सीडाइजेशन होता है, ड्यू टू दैट सरफेस इज इन द कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ द एटमोस्फियर, या एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में वो रिएक्ट करता है। अगर आपने सफिशिएंट सील्डिंग गैस यूज़ किया है तो वो आपका जो उसके ऊपर जो ऑक्सीडाइजेशन का फिल्म बनता है वो कम बनता है या नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तो आपको अच्छी तरह से उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या सेकंड पास अब आप वेल्डिंग करेंगे तो उसका जो इंक्लूजन है वो सेकंड पास में नहीं आएगा। तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट सील्डिंग गैस आपको यूज़ करना पड़ेगा। रीडिज़ाइनिंग द जॉइंट सो एज टू परमिट सफिशिएंट स्पेस फॉर प्रॉपर मैनिपुलेशन ऑफ द पडल ऑफ मॉर्टल वेल्ड मेटल्स। मतलब आप जब भी जो भी वेल्डिंग करते हैं तो उसमें आपको वो ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप ये वेल्डिंग करते हैं तो उसमें आपको जो गैसेस जो बाहर निकलता है वो बाहर निकलने की जगह आपको
देनी पड़ेगी। अगर आपने उसमें नहीं दिया है तो उसमें ये आपका जो इंक्लूजन है वो हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द पोरोसिटी एंड ब्लो होल्स। पोरोसिटी एंड ब्लो होल्स क्या होता है? तो जैसे मैंने दो फिगर दिखाया है, एक में इंटरनल पोरोसिटी दिखाई है और सेकंड में सरफेस के ऊपर जो पोरोसिटी है वो दिखाई हुई है। तो पोरोसिटी क्या होता है? पोरोसिटी इज ए ग्रुप ऑफ स्मॉल वॉइड्स, वॉइड्स मतलब छोटे छोटे होल्स, एंड ब्लो होल्स आर कंपेरेटिवली बिगर आइसोलेटेड होल्स और कैविटीज। जो स्मॉल होल्स होते हैं उसको वॉइड्स बोलते हैं, बहुत बारीक होल्स होते हैं, और जो बड़ा होता है उससे थोड़ा बड़ा, बड़ा मतलब वो जो स्मॉल होल होता है उससे थोड़ा बड़ा, उसको ब्लो होल्स बोलते हैं। दे आर मेनली जनरेटेड ड्यू टू द एंट्रेप गैसेस। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर आप जो भी काम वेल्डिंग करते हैं तो आपको वो इंश्योर करना पड़ेगा कि वेल्डिंग की हीट के कारण जो भी गैसेस जो जो उत्पन्न होते हैं उसको बाहर निकलने की आपको उसको जगह देनी पड़ेगी। अगर आपने उसको ठीक तरह से जगह नहीं दिया है तो वो गैसेस उसके अंदर रह जाते हैं, उसके कारण वो अंदर रह जाता है और पोरोसिटी या ब्लो होल्स का डिफेक्ट होता है। उसके कॉजेज़ क्या है? तो कॉजेज़ है यूज़ ऑफ इम्प्रॉपर इलेक्ट्रोड एंड लॉन्गर आर्क, फास्टर आर्क ट्रैवल स्पीड, too low and too high arc currents due to gas entrapped during solidification of the metal, unclean job surface, that means presence of scales, rust, oils and greases etc on the surface to be welded। बराबर? तो ये जो 5-6 है उसके कॉजेज है। उसकी रेमेडीज़ क्या है? तो रेमेडीज़ में प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड फिलर मटेरियल, improve welding techniques such as preheating the weld area or an increase in the rate of heat input। मतलब आइदर जब आप वेल्ड करते हैं तो सबसे पहला ज़रूरत कहाँ से होता है कि आपको जो पीस है, जो वर्क पीस है, उसको आप गर्म करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगर उसको फास्ट आपको वेल्डिंग स्टार्ट करना है तो आपका वर्क पीस है, आपको उसको प्रीहीट करना पड़ेगा। बराबर? रिड्यूसिंग वेल्डिंग स्पीड टू अलाउ टाइम फॉर गैसेस टू एस्केप। आपका जो ट्रैवल स्पीड है वो आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा सो दैट आप जो भी गैसेस उत्पन्न हुए हैं वो बाहर निकल जाए। एंड प्रॉपर क्लीनिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेंट्स फ्रॉम एंटरिंग द वेल्ड जोन। आप जो भी वेल्ड एरिया आपको करना है उसको आपको ठीक तरह से क्लीन करना पड़ेगा सो दैट ये जो भी कचरा या अनवांटेड मटेरियल्स है, फॉरेन पार्टिकल्स है, वो आपका उसमें इंक्लूड न हो। सो दीज आर द रेमेडीज फॉर द पोरोसिटी एंड ब्लो होल्स। नेक्स्ट वन इज द स्पैटर्स। स्पैटर्स क्या होता है? स्पैटर इज द स्मॉल मेटल पार्टिकल्स दैट आर थ्रोन आउट ऑफ द आर्क during welding and get deposited on the base metal around the weld beds along its length। आपने देखा होगा जब भी वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग जो भी एरिया में किया है उसके आजू बाजू में थोड़े दाने दाने हो जाते हैं, उसको हम स्पैटर्स बोलते हैं। वो आप वायर ब्रश से इजीली आप उसको साफ कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो स्पैटर है दैट इज़ नॉट द वेल्डिंग डिफेक्ट्स, एक्चुअली स्पैटर्स है वो वेल्डिंग के कारण जनरेट होता है। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसमें थोड़ा बदलाव ला सकते हो। तो उसके कॉजेज़ क्या है? तो एक्सेसिव आर्क करंट, आपने आर्क करंट अगर ज़्यादा रखा है तो ये आने का चांसेस ज़्यादा है। यूज़ ऑफ लॉन्गर आर्क, डैम्प इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड बीइंग कोटेड विथ इम्प्रॉपर फ्लक्स इंग्रेडिएंट्स। अगर आपका जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जो फ्लक्स है वो इम्प्रॉपर कोटिंग किया हुआ है, उसके कारण हो सकता है। ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ गैस बबल्स एंट्रैप्ड इन द मोल्टन ग्लोब्स ऑफ मेटल। ये जैसे जो फॉरेन मटेरियल्स या सॉरी ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ द गैस बबल्स, जो आपका जो वेल्डिंग किया हुआ है उसके अंदर जो गैसेस एंट्रैप हुए हैं उसके जो बबल्स है वो, जैसे मान लो आप गैस के ऊपर पानी गर्म करते हो तो क्या होता है आफ्टर सम टाइम उसमें से पानी जो बॉयल होता है
तो थोड़े छींटे उसके बाहर आपका गैस ऊपर भी आते हैं। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे वेल्डिंग डिफेक्ट्स में, ये स्पैटर्स में होता है। उसके रेमेडीज़ क्या है? तो यूज़ प्रॉपर आर्क करंट टू वेल्ड आर्क लेंथ फ्रेश इलेक्ट्रोड्स। मतलब आपको इलेक्ट्रोड्स जो भी उसका फ्लक्स है वो सही इंग्रेडिएंट्स का होना चाहिए, आर्क करंट आपका प्रॉपर होना चाहिए और आर्क लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। यूज़ ऑफ एसी पावर टू रिड्यूस द आर्क ब्लो, आपको बने तो एसी पावर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द डिस्टोर्सन। डिस्टोर्सन डिफेक्ट्स क्या है? डिस्टोर्सन इज द चेंज इन द शेप and difference between the position of two plates before and after welding due to the temperature gradients present at various points along the joints. आप जब वेल्डिंग करते हैं तो जो दो प्लेट या दो मटेरियल, दो वर्कपीस का जो वेल्डिंग करते हैं, दोनों पीस आपका गर्म होता है। उसके कारण जैसे आपका ओरिजिनल जो पोजीशन होता है वेल्ड करने के बाद उसका आपको वो एंगल में वो बेंड होता है। दैट इज नोन एज द डिस्टोर्सन। इन जनरल we can say that distortion is due to unequal expansion and contraction of the weld metal, and all kinds of distortion increase with the volume of the metal deposited. आप उसको जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उसके बाद में आप ठंडा करेंगे तो डिस्टोर्शन आपका उसके ज़्यादा होता रहेगा। उसके कॉजेज़ क्या है? तो कॉजेज़ है ए ग्रेट नंबर ऑफ पासेस विथ स्मॉल डायमीटर इलेक्ट्रोड्स। आप नंबर ऑफ पासेस छोटे डायमीटर्स जो आपका इलेक्ट्रोड है उससे ज़्यादा करते हैं तो डिस्टोर्शन ज़्यादा होता है। स्लो आर्क ट्रैवल स्पीड, स्लो आर्क मतलब जो ज़रूरत है आपको वेल्डिंग का स्पीड का उससे आपने बहुत कम किया है तो ये डिस्टोर्शन। दैट मीन्स क्या होता है कि वो वर्कपीस आपका ज़्यादा गर्म रहता है, ज़्यादा गर्म रहता है तो उसको ठंडा होने का टाइम ज़्यादा लगता है। हाई रेसिडुअल स्ट्रेसेस इन द प्लेट टू बी वेल्डेड। अगर जो भी आपको वर्कपीस पे वेल्डिंग करना है उसमें रेसिडुअल स्ट्रेसेस ज़्यादा है। यूजिंग इम्प्रॉपर वेल्डिंग सीक्वेंस, आपने जो वेल्डिंग सीक्वेंस यूज़ करना है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं किया है। दिस आर द कॉजेज फॉर द डिस्टोर्शन। उसका रेमेडीज़ क्या है? तो यूज़ द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेल्ड मेटल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉइंट। It will reduce the contraction forces. Use an appropriate number of weld passes. Place the weld near the natural axis and use proper welding sequence. These are the remedies for the distortion. Next one is the undercut welding defect. Undercut welding defects क्या है? An undercut is a kind of weld defects which forms a groove in the parent metal along with the sides of the weld bed. जो वेल्ड बेड का जो साइड्स होता है उसके नीचे वो ग्रूव जैसा क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज द अंडरकट। ग्रूव रिड्यूसेस द थिकनेस ऑफ द प्लेट। वो उसके कारण क्या होता है, जो आपका प्लेट है उसका थिकनेस कम हो जाता है एंड ऑल्सो रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड। अगर थिकनेस कम हो जाएगा तो आपका वेल्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगा। तो उसके कॉजेज क्या क्या है? तो रॉन्ग मैनिपुलेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोड एंड एक्सेसिव वीविंग, टू लार्ज इलेक्ट्रोड डायमीटर, लॉन्गर आर्क, फास्टर आर्क ट्रैवल स्पीड, मैग्नेटिक आर्क ब्लो एंड हायर करंट। दीज आर द कॉजेज फॉर द अंडरकट डिफेक्ट। उसके रेमेडीज़ क्या है? तो यूज़ प्रॉपर आर्क करंट इलेक्ट्रोड्स, वीविंग शुड बी प्रॉपर एंड एज पर द रिक्वायरमेंट, यूज़ प्रॉपर आर्क ट्रैवल स्पीड। These are the remedies to avoid or to reduce the defect of the undercut. Now next one is the hot tear welding defects. In these welding defects, the deposited metal being hot starts developing crack from the nearby edge so that after it has been solidified, the crack increase. फिर से मैं रिपीट करता हूँ। इन दिस वेल्डिंग डिफेक्ट्स द डिपोजिटेड मेटल बीइंग हॉट स्टार्ट्स डेवलपिंग क्रैक्स फ्रॉम द नियर बाय एज सो दैट आफ्टर इट हैज़ बीन सॉलिडिफाइड द क्रैक इंक्रीज।
जो शुरुआत में कम लगती है, लेकिन जैसे वो सॉलिडिफाई हो जाता है और मटेरियल ठंडा हो जाता है तो थ्रू आउट लेंथ में वो क्रैक डेवलप होता है। द हॉट टीयर इज ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग ड्यू टू tearing of the grain boundaries of the weld metal before complete solidification has taken place and metal is still in the plastic state. Plastic state मतलब वो पूरा ठंडा नहीं हुआ है, या प्लास्टिक स्टेट किसको बोलते हैं? क्या आप उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप या साइज में चेंज होता है, दैट इज द प्लास्टिक स्टेट। मतलब by after giving some external forces, if there is a change in the shape or and size, then we can say that material is in the plastic state. उसके causes क्या है? तो causes है improper selection of proper material. आपने जो मटेरियल जो सिलेक्ट करना था वो इम्प्रॉपर किया है, वेल्डिंग करंट आपने प्रॉपरली यूज़ नहीं किया है, और इलेक्ट्रोड जो थिकनेस है वो भी आपका ठीक नहीं है। दिस 3 आर द कॉजेज फॉर द हॉट टीयर्स। उसकी रेमेडीज़ क्या है? तो रेमेडीज़ है सिलेक्ट द प्रॉपर इलेक्ट्रोड मटेरियल, वेल्डिंग करंट शुड बी ऑप्टिमम एज पर द रिक्वायरमेंट, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए, दैट इज नोन एज द ऑप्टिमम वेल्डिंग करंट। इलेक्ट्रोड थिकनेस शुड बी ऑप्टिमम, जैसे इलेक्ट्रोड का थिकनेस जो है वो भी आपको ऑप्टिमम मतलब ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए या कम भी नहीं होना चाहिए। बाय दिस यू कैन रिड्यूस और एलिमिनेट द हॉट टीयर्स। ओके, थैंक यू। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर। वो क्वेश्चन ये पूरा जो आपका जो लेक्चर है उसमें सब में आ गया है। यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स विद देयर कॉजेज एंड रेमेडीज विथ स्केच। मतलब जितने भी वेल्डिंग डिफेक्ट्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए वो सब आपको एक्सप्लेन करना है विथ इट्स कॉजेज ऑफ द डिफेक्ट, रेमेडीज ऑफ द डिफेक्ट, एंड जो हर एक डिफेक्ट में मैंने स्केच दिखाया है वो भी आपको उसमें ड्रॉ करना है। थैंक यू।